ये बात है 2003 की, जब दुबई के शहर ने समंदर में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। समंदर में 300 आइलैंड बनाने का यह प्रोजेक्ट अर्थ शेप की तरह देखेगा, जिसमें लग्जरी विलास, होटल्स और बीच रिजोर्ट्स के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की जब एडवर्टाइजमेंट हो रही थी तो इसमें द वर्ल्ड को लैंड ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की जमीन का लक़ब भी दिया। लेकिन यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 12 सालों बाद भी आज तक ये आइलैंड समंदर में वीरान क्यों पड़े हैं। दुनिया के महंगी तरीन सेलिब्रिटीज से एंडोर्समेंट करवाने के बावजूद भी दुबई के शेख का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया। यहाँ आखिर हुआ क्या था, तो चलिए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, यह बात तो हम सबको मालूम है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई में वो कुछ कर दिखाया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ने दुबई की वो किस्मत बदली कि जो शहर 100% अपने ऑयल पे डिपेंडेंट था वो अब सिर्फ 3% ऑयल पे डिपेंडेंट रह गया है। और शेख का ख्वाब भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भरा हुआ है। जब दुबई के पास मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई तो शेख ने रुख किया समंदर का। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर क्रिस्टम टूरिज्म अट्रैक्ट कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्ट लाइन जब 70 किलोमीटर फैली हुई थी उसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। स्टार्टिंग में प्लान ये था कि दुबई के समंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाएंगे जिनको स्पेस से देखा जाएगा तो उनकी शक्ल पाम ट्री जैसी होगी। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम स्टार्ट किया गया क्योंकि शायद ये आइलैंड की गई आइलैंड में सबसे छोटा था। सिर्फ अकेले पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर यानी 80% का इजाफा हो रहा था। कोस्ट लाइन बढ़ाने का ये आइडिया दुबई के शेख को इतना बहा गया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही पाम जबल अली और पाम डेरा पर भी काम शुरू कर दिया। इस 3 आइलैंड के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। ये प्रोजेक्ट द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया जिसमें टोटल 300 छोटे आइलैंड मौजूद थे। द वर्ल्ड का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से देखा गया था जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड्स बनाए गए थे। 2003 में द वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया जो दुबई के साहिल से 3 किलोमीटर दूर समंदर की ताबड़तोड़ लहरों को रोककर बनाया जा रहा था। द वर्ल्ड आइलैंड असल में दुनिया की एलिट्स क्लास लोगों के लिए एक प्लेग्राउंड होने वाला था। इंटरनेशनल एक्टर्स और बिजनेस टाइकून ने खूब जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने अपने पर्सनल यूज के लिए यहाँ आइलैंड खरीदे तो कुछ ने इसकी एडवर्टाइजमेंट करके अपना पार्ट प्ले किया। यहाँ पर छोटे से छोटा आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रुपए रखी गई और बड़े आइलैंड्स इनके तो क्या ही कहने। एक आइलैंड $50 मिलियन यानी 375 करोड़ रुपयों में सेल कर गया। जिस तरह दुबई को पास्ट प्रोजेक्ट में भरपूर कामयाबी मिली थी इसी तरह द वर्ल्ड में भी मिली। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही 2008 में 60% से भी ज्यादा आइलैंड सेल आउट हो चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि समंदर में रेत से बने इस आइलैंड्स की इतनी ज्यादा कीमत क्यों रखी गई। पहली बात तो ये है कि ये इतना आसान काम नहीं। ताने मारते हुए समंदर में एक छोटा सा आइलैंड भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो फिर दुबई ने 300 आइलैंड बनाए थे। सिर्फ एक आइलैंड को बनाने में इतनी ज्यादा रेत इस्तेमाल हुई थी कि उस रेत से एक पूरे के पूरा क्रिकेट स्टेडियम टॉप से लेकर बॉटम तक भरा जा सकता है। अगर पत्थरों की बात की जाए तो द वर्ल्ड आइलैंड में इस्तेमाल होने वाला पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजन के वजन के बराबर बनता है। इस प्रोजेक्ट में दुबई गवर्नमेंट को $14 बिलियन खर्च करने पड़े। इस रकम से 9 बुर्ज खलीफा या फिर 14 बुर्ज अल अरब 7 स्टार होटल बनवा सकते थे। लेकिन शेख को न दुबई की जमीन बल्कि यहाँ के समंदर से भी इनकम जनरेट करना था और यही वजह थी कि शेख समंदर में जन्नत की जमीन बनाना चाहते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना ताम जाम करने के बावजूद भी यहाँ पिछले 12 सालों से आइलैंड्स बिल्कुल वीरान पड़े हैं। द वर्ल्ड आइलैंड के फेलियर में सबसे पहला रीजन इसका डिजाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा कि ये अर्थ के डिजाइन से काफी ज्यादा अलग है। ज्यादातर आइलैंड के शेप एक्चुअल कंट्रीज की शेप से ज्यादा मुख्तलिफ थी जिससे इन्वेस्टर को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सिर्फ डिजाइन का चेंज होना ही द वर्ल्ड की नाकामी का रीजन नहीं था। 2008 में द वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई जिसमें पूरे दुबई को पाए वर्क से चमका दिया गया था। जितना पैसा
پیسہ اس لانچ ایونٹ میں بہایا گیا تھا وہ سارا کا سارا بے مقصد ثابت ہوا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کو گلوبل فائنینشیل کرائسس نے گھیر رکھا تھا۔ دا ورلڈ کے 60% آئی لینڈ اس فائنینشیل کرائسس سے پہلے ہی سیل ہو چکے تھے، اور اس کرائسس کی وجہ سے نہ صرف دا ورلڈ آئی لینڈ بلکہ پورے دبئی کی پراپرٹیز کے ریٹ زمین پر آ گرے۔ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جن آئیلینڈز نے یہ آئی لینڈ خرید رکھے تھے انہوں نے بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام نہیں کروایا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی دوران ایک اور مسئلہ کڑا ہو گیا۔ خالی پڑے آئی لینڈ آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہونے لگی۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ کئی آئی لینڈ ایروجن کی وجہ سے سمندر کے نیچے جا چکے ہیں۔ یہ خبر اپنے طور پر کافی ڈینجرس تھی۔ وہاں میڈیا کوریج نے لوگوں کا اس پروجیکٹ پر ٹرسٹ مزید کم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلوبل فائنینشیل کرائسس ختم ہونے کے بعد دبئی کے دوسرے ایریاز میں بزنس واپس لوٹ آیا، لیکن ورلڈ آئی لینڈ پر ایروجن کی ڈر سے کسی نے بھی اپنی قسمت نہیں آزمائی۔ انجینئرز اور ریسرچ ٹیم نے جب ایروجن آئی لینڈ کو انویسٹیگیٹ کیا تو ایک اور خوفناک معاملہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ پام جمیرہ، پام ڈیرا اور پام جبل علی کے ساتھ ساتھ دا ورلڈ آئی لینڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی ریت پرشین گلف سے ہی ٹریجر کے ذریعے نکال کر آئی لینڈ سائٹ پر ڈمپ کی جاتی تھی۔ جن شولو واٹر سے ریت نکالی گئی تھی وہاں پانی کا دباؤ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے سمندر کی ویوز میں کافی چینجز نوٹس کی گئی۔ ویوز میں چینج کی وجہ سے نہ صرف آرٹیفیشل آئی لینڈ بلکہ پورے دبئی کی کوسٹ لائن میں ایروجن دیکھی گئی۔ اسی وجہ سے انویسٹرز، بزنس ٹائکون اور سیلیبریٹیز کی ٹرسٹ لیول کو اتنی ٹوس پہنچائی کہ دبئی گورنمنٹ نے تمام آئی لینڈ پروجیکٹ پر کام رکوا دیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دبئی کو پام جبل علی کے انویسٹرز کو ریفنڈ کرنا پڑا اور ڈیرا کی پروجیکٹ کو آدھے میں ہی چھوڑنا پڑا۔ بے شک پرائیویٹ آئی لینڈ کا اپنا ہی جام ہے، لیکن جو لگژری ورلڈ آئی لینڈ میں انجوائے کی جا سکتی ہے وہ پام جمیرہ پہ آلریڈی لوگ کر رہے ہیں۔ آخر کار یہ دبئی کا پہلا آرٹیفیشل آئی لینڈ پروجیکٹ ہے جو بھرپور کامیاب ہوا۔ کئی فیمس سیلیبریٹیز آلریڈی پام جمیرہ پہ پراپرٹیز اون کرتے ہیں، جن میں فیمس فٹ بال پلیئر ڈیوڈ بیکم، شاہ رخ خان اور شلپا شیٹی کے ساتھ کے لیے جانے مانے نام بھی شامل ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ورلڈ آئی لینڈ میں کسی نے بھی مینشن نہیں بنایا۔ 300 میں سے 9 آئی لینڈ ایسے ہیں جن کو ڈیولپ کیا جا چکا ہے، جن میں لبنان آئی لینڈ، یورپ آئی لینڈ اور فارمولا 1 ڈرائیو کے نام پہ بنایا گیا۔ باقی تمام 291 آئی لینڈ ابھی تک خالی پڑے ہیں اور آہستہ آہستہ سمندر کے نظر ہونے جا رہے ہیں۔ دبئی کے شیخ اپنے اس ناکامی سے اچھی طرح واقف ہیں اور اپنے اس غلطی کو سدھارنے کے لیے نئے اور جدید پروجیکٹ لانچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو کریں لائک، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو کریں سبسکرائب۔